गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को बहुत धन्यवाद। कल आप सब ने बहुत सपोर्ट किया और इसी कारण से कल जो ट्विटर कैंपेन चलाया गया था हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स एंड हैशटैग एसएससी डिक्लेयर सीजीएल रिजल्ट, और आप सब ने बहुत सपोर्ट किया। इसी सपोर्ट के कारण कल हम 35 लाख से ज़्यादा ट्वीट्स के साथ वर्ल्ड पे नंबर 1 पे ट्वीट कर रहे थे, वो भी लगातार 4 घंटे के लिए। और इंडिया में हम नंबर 1 पे ट्रेंडिंग पे थे लगातार 9 घंटे के लिए, और एक ये अच्छी अचीवमेंट मानी जा सकती है। कल ये बात कुछ मीडिया वालों ने ज़रूर दिखाई, बच्चों का मुद्दा उन्होंने उठाया कि बच्चों की मांगे कुछ गलत नहीं है, वो एक जेन्युइन मांग करते हैं कि एग्ज़ाम सही टाइम पे लिया जाए, नोटिफिकेशन साथ साथ सारी डेट्स अनाउंस की जाए, वेटिंग लिस्ट जारी कर दिए जाए, और जिनकी ज्वाइनिंग्स सालों से लटकी पड़ी हैं वो ज्वाइनिंग्स और रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्लियर कर दी जाए। और शायद इसी ट्विटर ट्रेंड के कारण क्यों ना सही, एसएससी ने कल कुछ रिजल्ट्स की डेट अनाउंस कर दी, जैसे एमटीएस टीयर 2 का रिजल्ट, एसएससी सीजीएल टीयर 3 का रिजल्ट और जेई का रिजल्ट की डेट। तो हम कोई अब छोटे बच्चे तो है नहीं कि अगर हम रो रहे हैं तो आप हमको चॉकलेट दे के खुश कर दो ताकि हम चुप हो जाए। हमारी ये लड़ाई बस रिजल्ट डेट के साथ साथ सारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है उसको क्लियर बनाने के लिए है। तो जब तक हमको एनटीपीसी की, आरआरबी की एग्जाम डेट्स की आप क्लैरिफिकेशन नहीं देते, जब तक आप हमें सीजीएल की जो टीयर 3 की रिजल्ट डेट आई है उसकी ज्वाइनिंग कब तक आएगी, 2017 की जो ज्वाइनिंग लटकी पड़ी है वो आप कब डिक्लेयर कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो एएलपी की जो ज्वाइनिंग थी वो आ जानी चाहिए थी, जिनकी 2019 में मेडिकल के साथ साथ सब प्रोसेस हो गई है, वो सब आप बता दीजिए। क्योंकि आपको लग रहा है कि टीयर 3 का एसएससी का रिजल्ट आ गया है तो बात खत्म हो जाएगी, उसके बाद भी प्रोसेस लंबी है, टीयर 4 होना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, और उसके बाद भी आपकी ज्वाइनिंग आने में तो टाइम ही टाइम लग जाएगा। तो बस रिजल्ट डेट से हम खुश नहीं होने वाले हैं, हमको बाकी भी जो डेट्स है उसका क्लियर डिक्लेरेशन चाहिए, तब तक हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। और कल एक आईबीपीएस का नोटिफिकेशन आया था क्लर्क के लिए, बैंक क्लर्क के लिए, तो थोड़ी वैकेंसी पे बात कर लेते हैं। 2016 में एसएससी सीजीएल की जो वैकेंसी थी वो थी 16,000 के करीब। मैं सारी वैल्यू आपको थोड़ी अप्रोक्सीमेट बताती हूँ ताकि आपको ध्यान रखने में और समझने में कठिनाई कम होगी। और फिर ये वैकेंसी घटते 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 2018 में आके रुकती है ये 9,500 के करीब, और यही वैकेंसी 2019 के लिए थी तकरीबन 8,000। तो समझ रहे 2016 के बाद 50% वैकेंसी का सीधा रिडक्शन हो जाता है। ये तो बात रही एसएससी की। और अब आते हैं, हम थोड़ी आईबीपीएस की कभी कभी तारीफ कर लेते हैं क्योंकि ये लोग नोटिफिकेशन टाइम पे निकाल के इनके एग्जाम प्रोसेस भी सही से कराते हैं, पर अभी इनकी वैकेंसी की बात करते हैं। आईबीपीएस पीओ की 2014 में वैकेंसी थी 21,680, जो जाके 2015 में हो जाती है 16,721। 2017 में ये वैकेंसी थी 8,500 के करीब, और इस साल जब 2020 का नोटिफिकेशन आया था तब इनकी वैकेंसी थी 1,200। आप समझ रहे 21,000 से वैकेंसी घट के कितनी हो गई है, सीधा 1,200। उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क की बात करते हैं। बैंक क्लर्क के एग्जाम देश में बहुत लोग देते हैं और बहुत से बच्चों को इस पोस्ट से या इस जो जॉब प्रोफाइल है वो उसमें बहुत उम्मीद लगा के होते कि इस साल में तो हो ही जाएगा। तो इनकी वैकेंसी आप देखेंगे तो 2013 में इनकी वैकेंसी थी 30,000, कितनी, 30,000, जो 2018 में होती है 7,225। 2019 में थोड़ी सी बढ़ जाती है, हो जाती है 12,000। और आज के डेट में, मतलब कल जो नोटिफिकेशन आया था बैंक क्लर्क का आईबीपीएस का, उसमें वैकेंसी थी 1,558, 1558, मतलब 30,000 थी 7 साल पहले, और जिसकी आज वैकेंसी है 1,558। वैकेंसी के नाम पे हमको पागल बनाया जा रहा है। कल मेरे एक दोस्त का फोन आया था, वो कहती है कि इस साल प्रिपरेशन काफी अच्छी थी और मुझे इस साल बहुत उम्मीद भी थी कि बैंक क्लर्क का एग्जाम तो निकल ही जाएगा और इस साल मैं कहीं सेटल हो जाऊंगी। तो आप सोचेंगे बच्चों की उम्मीद छोड़ दिए एग्जाम की, अब
आप सीधा 30,000 से 1500, 15,000 भी नहीं, आप 1500 की वैकेंसी पे आते हैं और बच्चों से क्या उम्मीद करते हैं। बैंक क्लर्क का जो एग्जाम होता है उस एग्जाम का लेवल आपने कैट का लेवल बना दिया है, फिर भी बच्चे पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं और जॉब हासिल करना चाहते हैं, पर आप उनके तो पंख ही काटने में लगे हैं। तो बच्चा मेहनत किस इंटेंशन को सामने रख के करे अगर उसके पास वैकेंसी नहीं हो। ये जो 1500 वैकेंसी है, पिछले साल तो अकेले महाराष्ट्र में ये वैकेंसी 1200 थी और इस साल तो पूरे देश में ये वैकेंसी 1558 है। तो हम कोई मतलब हमने करियर सही चुना या हमने करियर गलत चुना, आज हमको ये बात सोचनी पड़ती है। और आप देखेंगे एक माँ बाप बच्चे से क्या उम्मीद करता है कि उसको सही से जॉब लग जाए, सही उम्र में सेटल हो जाए, सही उम्र में शादी हो जाए। शादी की तो बात दूर ही रह गई, हम तो सेटल ही नहीं हो पाते। हम 22 साल की उम्र में भी एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट ही होते हैं, हम 26 साल की उम्र में भी एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट ही रह जाते हैं। हमारी क्या गलती इसमें कि हम प्रिपरेशन तो सही ढंग से कर रहे होते हैं, हमारी मेहनत भी सही होती है, हम जाते भी सही डायरेक्शन में। तो ये वैकेंसी आप क्या सोच के निकालते हैं, आप जॉब देना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। सीधी बात तो ये है, आप बच्चों को खुश करने के लिए नोटिफिकेशन निकाल दे रहे हैं और प्रोसेस तो 4 साल चलता है। जिनका प्रोसेस साल भर में खत्म होता है उनकी वैकेंसी का ये हाल है। और हम ये बात सोचने में मजबूर हो जाते हैं, कुछ बच्चे तो फ्रस्ट्रेशन में आके सुसाइड कर लेते हैं, पर हर बच्चा अगर हिम्मत हारेगा तो देश में यूथ बचेगा कैसे। आप उसको मेंटली सपोर्ट करना छोड़ो, उसको ना आप एम्प्लॉयमेंट से कोई सपोर्ट कर रहे हो तो बच्चा करे क्या। आप ना उसको बिजनेस की कोई अपॉर्चुनिटीज बची है। इतने सालों बाद जैसे एक यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है, 1 साल में प्रोसेस पूरा कंप्लीट करा के बच्चा 1-2 अटेम्प्ट में पहचान लेता है, खुद को जान लेता है कि मैं इसमें आगे कर सकता हूँ, मेरे में वो कैलिबर है कि नहीं है। पर आप एसएससी जैसे एग्जाम को 4 साल प्रोसेस में लगाते हैं, बच्चा कब समझे कि मैं इस प्रोसेस में कंटिन्यू में रहूं, मैं कोई और जॉब ले लूं। घर वालों की उम्मीद जो पेरेंट्स बच्चों से करते हैं कि एक ही सवाल होता है कि आप इतने एग्जाम्स देते हैं तो आपका रिजल्ट क्यों नहीं आता है, आप कहीं नौकरी में क्यों नहीं लग रहे। अब हर किसी के माँ बाप इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं कि आप उनको एग्जाम का सारा प्रोसेस समझाए और उनको बैठ के पूरा समझा दे कि ऐसा होता है, इतने सालों बाद एग्जाम होता है, इतने सालों बाद रिजल्ट आता है और आप उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो हम हर किसी को, हर माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है तो उनको ये चीज हम नहीं समझा सकते कि एक्चुअल में इस करप्ट कमीशन में चल क्या रहा है। तो हम तो बस इतनी सी उम्मीद करते हैं कि आप सब रेगुलराइज कर दे, हमारी वेटिंग लिस्ट निकालना चालू कर दे। और कुछ लोग जो है बच्चों के लिए सोचते हैं अच्छा, तो उनकी उम्मीदें पे पानी ना फेरें। इस बार मन की बात में हमारे माननीय मोदी जी ने कहा कि आप इंडियन ब्रीड के कुत्ते पालें। तो मैं एक ही सवाल करना चाहती हूँ, अगर किसी युवा के पास रोजगार ही नहीं है, वो खुद सक्षम ही नहीं है, वो खुद का पेट पालने में सक्षम नहीं है, वो अपने परिवार का पेट पालने में सक्षम नहीं है, वो कहाँ से कुत्ता पालेगा। कुत्ता पालने के लिए उसको कुछ तो लगेगा, उसको रोटी देना पड़ेगा, उसका ख्याल रखना पड़ेगा, उसको कुछ हो जाता है तो मेडिकल सर्विसेज देनी पड़ेगी। खुद की मेडिकल सर्विसेज के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है, वो कुत्तों की सर्विस के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे। तो जब आप किसी चीज को बोलना चाहते हैं, आपने हर मन की बात में बहुत अच्छी चीजें बोली, लेकिन आपने आज तक कभी युवा के बारे में नहीं बोला, उसके रोजगार के बारे में नहीं बोला, तो कैसे होगा। रोजगार ही नहीं होगा तो बच्चा कैसे जिएगा। और फिर कुछ लोग जो आते हैं अपने देश में, वो प्राइवेटाइजेशन को बहुत सपोर्ट करते हैं। वो बोलते हैं कि मोदी जी अच्छा कर रहे हैं कि जो चीजें प्राइवेट कर रहे हैं का, जैसे बैंक में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो हमारा जो एनपीए है वो थोड़ा कम हो जाएगा। चलो ठीक है, एक पॉजिटिव बात है। पर यही लोग जो है, जो प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, यही लोग अपनी बेटी को बहाने के लिए इनको दामाद चाहिए सरकारी नौकरी वाला। तब कहा जाता है आपका इतना अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू, तब क्यों आप एक प्राइवेट लड़के को कंसीडर ना करते हुए एक सरकारी लड़का जो ग्रुप डी में भी क्यों ना हो, वो क्लर्क क्यों ना हो, आप उसको क्यों प्रीफर करते हैं जब आपको प्राइवेट एजेंट से इतना प्यार है। ये सारी बातें एक युवा को सोचने पर मजबूर करती हैं। मैं तो मानूंगी कि युवा ही नहीं, इस देश का जो आम नागरिक, जो सच्चे दिल से देश की सेवा करना चाहता है, जो देश के बारे में सोचता है, वो देश के बारे में तभी सब
सोच सकेगा जब इस देश की यूथ के बारे में सोचेगा, और इस देश की यूथ पे क्या गुजर रही है, उस पे क्या बीत रही है, क्या मेंटल ट्रॉमा से वो जाता है, ये एक यूथ ही उसकी चीज समझ सकता है, क्योंकि वो खुद वहां से सफर कर जाता है। दिस इज हाउ यू ट्रीट योर यूथ, दिस इज हाउ यू ट्रीट योर एस्पिरेंट्स, दिस इज हाउ यू ट्रीट योर फ्यूचर ऑफ नेशन। तो ऐसी ट्रीटमेंट हमको तो ना चाहिए। और सीईटी के नाम पे जो आपने शोर मचा रखा है, हर जगह बताते फिर रहे कि बच्चों को हर बार एग्जाम देना नहीं पड़ेगा, हर बार हर एक डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम होगा। तो मैं आपको बता दूं, देश में सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी स्कूल्स है, उसके लिए टीचर अगर आपको बनना है तो एक उसके लिए एलिजिबिलिटी एग्जाम है जिसका नाम है सीटेट। वो एग्जाम मैंने खुद 2 साल से 2 बार क्लियर कर चुकी हूँ। मैं अच्छे से डिसेंट स्कोर से उसको क्वालिफाई कर चुकी हूँ, पर उसके बाद भी टीचर की कोई वैकेंसी नहीं निकली है। सेम विल हैपन विद दिस सीईटी। आप क्वालिफाई बच्चों को कर दोगे, उसके बाद कोई वैकेंसी ही निकालोगे, क्योंकि टियर 1 तो आप कॉमन लोगे, बाकी के एग्जाम प्रोसेस तो कमीशन ही चलाएगा। तो वैकेंसी ही नहीं है तो बच्चों को क्वालिफाई क्यों कर रहे हो, क्यों उनको आप उम्मीद दिखा रहे हो? अगर उम्मीद आपको दिखाना है तो आपको उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना ही पड़ेगा, वरना देश का युवा अब तो जाग चुका है और जागेगा। और वो जब सड़कों पे उतरता है तो आपने देखा है कि जो पढ़े लिखा यूथ होता है वही एक रिवॉल्यूशन लाता है। तो हम यूथ आएंगे, हम एक नया रिवॉल्यूशन लाएंगे। और मैं मानती हूँ कि ये लड़ाई जो है बस गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे वाले लोगों की नहीं है, या उन्हीं एस्पिरेंट्स की नहीं है। ये लड़ाई हर उस इंसान की है जो चाहता है कि मेरा बेटा मेरा बेटी लाइफ में सेटल हो, भले ही वो गवर्नमेंट जॉब में हो, प्राइवेट जॉब में हो, लेकिन वो मेंटली खुश रहे, वो अपने करियर में अच्छा करे, क्योंकि हर पेरेंट्स को उम्मीद है। तो ये लड़ाई देश के हर उस सच्चे देशभक्त की है जो अपने देश के रोजगार के बारे में सोचता है, जो देश की यूथ के बारे में सोचता है, जो सबसे प्रोडक्टिव जनरेशन मानी जाती है। तो आप सब आगे आएंगे, मैं उम्मीद करती हूँ, और आगे भी हम ऐसी मुहिम चलाएंगे। ये कैंपेन अब जो चल रहा है ये कभी रुकेगा नहीं। जब तक हमारी सारी मांगे पूरी नहीं होती, हम डिजिटल थ्रू, हम रास्ते पर उतर के, हम जैसे चाहे ये मांगे अपनी पूरी करवा के रहेंगे, और हम सरकारी नौकरी लेके रहेंगे। जय हिंद।